नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली 26 नवंबर 2021 को देश ने सेलिब्रेट किया है द नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। इस दिन को सेलिब्रेट करते हुए पीएम मोदी ने एक स्पीच दिया इन फ्रंट ऑफ द कंट्रीज जुडिशरी। जो हमारे यहाँ जजेस हैं उनके सामने स्पीच दिया और स्पीच में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन बोली। मैं कहूँगा इस लाइन से पता लगता है कि सरकार इन द फ्यूचर अपनी पॉलिसीज़ कैसे बनाएंगी। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने यह कहा है कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है, जो हमारे देश में डेवलपमेंट होनी है, इसको डिसरप्ट किया जा रहा है, इसको रोका जा रहा है उन फोर्सेस द्वारा जो कॉलोनियल माइंडसेट रखती है। कॉलोनियल माइंडसेट मतलब कि एक ज़माने में आपको पता होगा कि जैसे ब्रिटेन की कॉलोनीज हुआ करती थी, इंडिया, साउथ अफ्रीका, उसके अलावा वेरियस और अफ्रीकन देश, ये इनकी कॉलोनीज थी। इन कंट्रीज की क्या पॉलिसी होगी, क्या इनकी फॉरेन पॉलिसी होगी, इंटरनली इनकी इकोनॉमी इस तरह काम करेगी, ये सब तय किया जाता था कॉलोनिस्ट द्वारा, जो उस केस में था ब्रिटेन। तो जो ये माइंडसेट है कि एक कंट्री को कॉलोनाइज कर दो कंप्लीटली, जो उनके निर्णय लेने की ताकत है छीन लो उनसे, ये माइंडसेट आज भी एग्जिस्ट करता है। और मैं चाहता हूं जो ये एक छोटा सा पार्ट है इनके स्पीच का, ये आप सुने। भारत की आजादी के समय से पूरे विश्व में एक पोस्ट कॉलोनियल कालखंड की शुरुआत हुई। अनेकों देश आजाद हुए। आज पूरे विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो प्रकट रूप से किसी अन्य देश के उपनिवेश के रूप में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उपनिवेशवादी मानसिकता, कॉलोनियल माइंडसेट समाप्त हो गया है। हम देख रहे हैं कि हम मानसिकता अनेक विकृतियों को जन्म दे रही है। इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हमें विकासशील देशों की विकास यात्राओं में आ रही बाधाओं में दिखाई देता है। जिन साधनों से, जिन मार्गों पर चलते हुए विकसित विश्व आज के मुकाम पर पहुंचा है, आज वही साधन, वही मार्ग विकासशील देशों के लिए बंद करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो पीएम मोदी ने देखिए यहाँ पर यह कहा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित हो चुकी हैं, और ये लोग विकसित कैसे हुई हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करी है? कोयले का इस्तेमाल करके, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करके, एनवायरनमेंट को बहुत ही बड़े स्केल पर नुकसान पहुंचाकर ये जो सारे देश हैं, यूएस, कनाडा, यूरोप के बहुत सारे देश, ये एक सर्टन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तक पहुंच चुके हैं। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, उसके अलावा इंडोनेशिया, वेरियस और जो यहाँ पर कंट्रीज हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत सारी, ये सेम रास्ता यूज़ करके डेवलप होना चाहती हैं, तो जो ये डेवलप कंट्रीज है कह रही है कि नहीं, अब तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये अपने आप में एक कॉलोनियल माइंडसेट है। और बात देखिए यहाँ पर पीएम मोदी की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो सबसे ज़्यादा जो CO2 कार्बन एमिशंस प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज हैं, वो उनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी। 1850 से लेकर 2011 तक आप अगर देखो तो यूएसए ने और यूरोपियन यूनियन ने ओवरऑल सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस एमिट किए हैं पूरी दुनिया में। इसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये क्लाइमेट चेंज की सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पे कि अब तुम लोग देखो, हमने जो यहाँ पे करना था कर लिया। नाउ इवन दो आप उस एस्पेक्ट से भी सोचो तो इंडिया आज के समय अकेला देश है पूरी दुनिया में जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, उसके टारगेट को मीट कर रहा है। मगर तब भी जो पश्चिमी देश हैं वो लगातार इंडिया को टारगेट कर रहे हैं। और अगेन ये जो बात पीएम मोदी ने कही है, सेम बात आपको सुनने को मिलेगी फ्रॉम चाइना और वेरियस अदर कंट्रीज। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे, ये ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल है, रिसेंट आर्टिकल है। यहाँ पर कह रहे हैं हाउ डेवलप्ड कंट्रीज शिफ्ट ब्लेम ऑन क्लाइमेट चेंज। और एक तरफ तो देखो जो विकसित देश है डेवलपिंग कंट्रीज पर ब्लेम डालते हैं, दूसरी तरफ जो डेवलप्ड कंट्रीज है इनकी जिम्मेदारी थी कि 2020 तक $100 बिलियन का इनको इकट्ठा करना था क्लाइमेट चेंज का फंड। ये पैसा ये लोग इकट्ठा नहीं कर पाए। तो इसलिए हमने रिसेंटली ये देखा है कि एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसका नाम है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। इन्होंने ओपनली मिलकर ये टर्म यूज करी है कि हम आज के समय देख रहे हैं कार्बन कॉलोनाइजेशन। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया अकेला देश है आज के समय जो ये कह रहा है कि क्लाइमेट चेंज के नाम पे कॉलोनाइजेशन किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट सिर्फ पीएम मोदी की नहीं है। रिसेंटली आप अगर देखो तो जो ग्लासगो का समिट हुआ है यूके में, आपको पता होगा समिट हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर, वहां पर टोटल 22 कंट्रीज ने, इंडिया एंड 21 अदर नेशंस, प्रोटेस्ट अगेंस्ट कार्बन कॉलोनाइजेशन। कार्बन कॉलोनाइजेशन में सिंपली ये है कि यूएस समेत यूरोपियन यूनियन और वेरियस और जो कंट्रीज हैं जो विकसित हो चुकी हैं,
ये लोग अब इंडिया, वियतनाम, चाइना ऐसे कंट्रीज को ये कह रही हैं कि तुम लोग कैसे डेवलप करोगे अब हम तय करेंगे, हम तुमको बताएंगे कि कार्बन तुमको कम करना है, कैसे कम करना है। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज अपने देश में क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये एनजीओज को फंड करना स्टार्ट कर देंगे। और इन एनजीओज का काम ये होगा कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, सड़क को लेकर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करे ये कहकर कि इससे क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। तो देखिए, जो लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है, यहाँ पे आपको ये सब देश मिलेंगे। बांग्लादेश यहाँ पे है, चाइना है, इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, उसके अलावा निकारागुआ, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, वेरियस कंट्रीज यहाँ पे आपको मिलेंगे। ये आप कह लीजिए डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जो ये नहीं चाहती कि डेवलप कंट्रीज बिल्कुल इनको डिक्टेट करे कि अब तुमको ये करना है, अब ये पॉलिसी लागू कर दो। ये सब कंट्रीज कुछ फ्रीडम चाहती हैं अपने खुद के डिसीजन मेकिंग को लेकर। ना यहाँ पर मैं एक बात ऐड कर दूं कि इंडिया और चाइना को वैसे आप क्लाइमेट चेंज की जंग में कंपेयर कर नहीं सकते। जो ब्लेम इंडिया पे आता है उससे कई गुना ज्यादा ब्लेम आना चाहिए चाइना पर, मगर से चाइना ग्लोबल मीडिया को अच्छे से मैनेज कर लेता है, इनका काफी इन्फ्लुएंस आज के समय वेस्टर्न मीडिया में, तो चाइना के अगेंस्ट इतने आर्टिकल्स पब्लिश होते नहीं है, आप नोटिस करेंगे। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि चाइना पे ज्यादा ब्लेम क्यों आना चाहिए, ज्यादा कार्बन एमिशंस एमिट करता है इसलिए। देखो, एक रीजन तो ये है, दूसरा रीजन ये भी है कि जो चाइना का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है, जिसके अंडर ये बहुत से प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, सीपेक भी आपको पता होगा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। तो इन प्रोजेक्ट्स में एनर्जी की जहां पर कमी पड़ रही है, जहां पर एनर्जी और चाहिए, चाइना का सिंपल सोल्यूशन हर जगह यही है, कोल बेस्ड पावर प्लांट डेवलप कर दो, कोयले पर निर्भरता लगातार बढ़ाते रहो। और सीपेक के अंडर भी आप देखोगे तो बहुत सारे बड़े कोल पावर प्लांट चाइना डेवलप कर रहा है पाकिस्तान में वेरियस लोकेशंस पर, जिससे इन द फ्यूचर क्या होगा कि पाकिस्तान से ओवरऑल कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे ना। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज का मेन फोकस है आज के समय, वो ज़्यादा इंडिया इसलिए है क्योंकि इंडिया एक ओपन कंट्री है। यहाँ पर आप एनजीओज को फंड कर सकते हैं जो सरकार के खिलाफ ही प्रोटेस्ट करेंगे डेवलपमेंट को लेकर। चाइना में ऐसे कर नहीं सकते आप, चाइना फॉरेन फंडेड एनजीओज को अलाउ ही नहीं करता। आप सोच सकते हैं कल को कि अमेरिका चाइना में किसी ग्रुप को या फिर एक्टिविस्ट को हजारों करोड़ों रुपए दे इस बात को लेकर के चाइना कहीं पे डैम बना रहा है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना है। चाइना ने ये पूरा केस ही खत्म कर दिया है ऐसे किसी भी प्रोटेस्ट को ब्लॉक करके। वेरएस इंडिया में आप अगर देखो, ये फिगर्स शॉकिंग है, मैं लिटरली कहूँगा फिगर शॉकिंग है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये बताया था अगस्त 2021 में कि इंडिया में जो फॉरेन फंडेड एनजीओज है ना, इनको पिछले 3 सालों में कितना पैसा मिला है, 49,000 करोड़ रुपीस। इतने के तो S-400 भी नहीं आते जितने का पैसा बाहर के देशों ने पंप किया है उन एनजीओज में जो इंडिया में काम कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, 50,000 करोड़ रुपए बाहर के देश क्यों पंप करेंगे इंडिया में। ऑब्वियसली इसमें से बहुत सारा जो पैसा है ये अच्छे कामों के लिए भी लगता है, मगर 49,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है कि इसमें से आप अगर मान लो 5-6 हज़ार करोड़ भी सिर्फ इसीलिए खर्चते हो कि सरकार पे कांस्टेंट प्रेशर बना रहे कि इंडिया प्रॉपर्ली डेवलप करना पाए, हमारे जो बड़े प्रोजेक्ट हैं ये टाइम पे कंप्लीट होना पाए, तो इससे इंडिया को लॉन्ग टर्म में मैसिव लॉस होगा। और ये जो एस्पेक्ट है इंडिया का कि इंडिया एक ओपन सोसाइटी है, यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की पूरी आज़ादी है, इसका फायदा ना सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज उठा रही हैं, ऑब्वियसली चाइना भी उठा रहा होगा। चाइना भी चाहेगा कि ऑल टुगेदर हमारे यहाँ जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं टाइम पे कंप्लीट ना हो। तो पीएम मोदी ने बहुत ही अच्छी एक बात यहाँ पर करी है कि कॉलोनियल माइंडसेट खत्म हुआ नहीं है। आज के समय भी कई देश पैसे के जरिए किसी और देश में प्रोटेस्ट करवाकर जो डेवलपमेंट है उस कंट्री की वो ऑल टुगेदर रोक भी सकते हैं। ऐसे भारत पर पर्यावरण के नाम पर भांति भांति के दबाव बनाए जाते हैं। यह सब उपनिवेशवाद मानसिकता का ही परिणाम है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में भी ऐसी ही मानसिकता के चलते अपने ही देश के विकास में रोड़े अटकाए जाते हैं, कभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर तो कभी किसी और चीज का सहारा लेकर। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे युवाओं की आकांक्षाएं, सपनों को बिना जाने समझे बहुत सी बार दूसरे देशों के बेंचमार्क पर भारत को तोलने का प्रयास होता है और इसकी आड़ में विकास के रास्ते बंद करने की कोशिश होती है। इसका नुकसान ये जो करते हैं ऐसे लोगों को भुगतना नहीं पड़ता है, इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मां को जिसका बच्चा बिजली प्लांट स्थापित न होने के कारण पढ़ नहीं पाता,
इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस पिता को जो रुके हुए सड़क प्रोजेक्ट के कारण अपने संतान को समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाता। इसका नुकसान भुगतना पड़ता है उस मध्यम वर्गीय परिवार को जिसके लिए आधुनिक जीवन की सुविधाएं पर्यावरण के नाम पर उसकी आमदनी से बाहर पहुंचा दी गई। इस कॉलोनियल माइंडसेट की वजह से भारत जैसे देश में, विकास के लिए प्रयास कर रहे देश में करोड़ों आशाएं टूटती हैं, आकांक्षाएं दम तोड़ती है। आजादी के आंदोलन में जो संकल्प शक्ति पैदा हुई उसे और अधिक मजबूत करने में ये कॉलोनियल माइंडसेट बहुत बड़ी बाधा है। हमें इसे दूर करना ही होगा और इसके लिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति, हमारा सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हमारा संविधान ही है। ना यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप मानते हैं कि आज के समय जो कॉलोनियल माइंडसेट का इम्पैक्ट है इंडिया पर बहुत ही नेगेटिवली पड़ रहा है? इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, और इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में भी शेयर करिएगा अपने ओपिनियन। मैं जानना चाहूंगा आपके थॉट्स। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल ऑफ कोर्स आपकी चॉइस का फिलॉसफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपको चूज करना आप चूज कर सकते हैं, इन सब की तैयारी कर पाएंगे इकट्ठा इन अ सिंगल परचेज। ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो यहाँ पे आपकी सेविंग होती है। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। तो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप अभी कॉलेज में हैं, 2-3 साल का टाइम है, कि आपके पास टारगेट है कि 2-3 साल में एक प्रॉपर अटैम्प्ट दूंगा आईएएस एग्जाम के लिए, तो आप 36 महीने या फिर 24 महीने का कोर्स कर सकते हैं परचेज। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।